आइए मल्टीप्लिकेशन की बात करें। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का, लेट ए आई जे एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, और बी आई जे एक मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की। तो उनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा अगर नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के मतलब n अगर बराबर हो जाए नंबर ऑफ रोज बी मैट्रिक्स के मतलब p, दैट इज़ n बराबर होना चाहिए p के। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज जब बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। फिर न्यू प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और उनको प्रोडक्ट होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q, मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ठीक, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि A एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 क्रॉस 3 की, और इससे हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं B को, और आ रही है C मैट्रिक्स, तो 2 क्रॉस 3 इसमें तभी मल्टीप्लाई होगा जब ये 3 हो और आगे मान लीजिए 1 है अगर, तो उसने क्या कहा है कंडीशन में कि नंबर ऑफ़ कॉलम पहले वाले के, तो पहले वाले के नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ़ रोज़ ये आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब 3 3 के बराबर है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ मिलकर। तो ये जो है 2 क्रॉस 1 ये ऑर्डर हो जाएगा आपका C का। आ गई ये बात? एग्जाम्पल से कर देख लेते हैं इसको। देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। A एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, और B एक मैट्रिक्स है 2 5 7 3 7 9। इन दोनों को आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो A हमारे पास, इसका ऑर्डर आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 का। ठीक है, इसकी बात करें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 3 का। अब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ क्योंकि बराबर हैं, ये इक्वल हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, हो जाएगा। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2 क्रॉस 3। जो प्रोडक्ट होने के बाद आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 3 का आएगा। तो 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या हुआ, इस तरह की एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 6 एलिमेंट होंगे। ये पहले से मतलब अच्छा रहता है अगर दिमाग में रहे कि आंसर ये आ रहा है, तो गलती नहीं होती है उसमें। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन होता किस तरह से है वो हम देखते हैं। मान लें हमने A एक मैट्रिक्स है 2 1 3 5, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एक B मैट्रिक्स है 3 1 7 9 2 8, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो A और B का मल्टीप्लिकेशन 2 1 3 5 3 1 7 9 2 8। पहली बात ये देखना क्या मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 है ना। ये कितने का है, 2 क्रॉस 2 का, ये कितने का है 2 क्रॉस 3 का, क्योंकि 2 2 बराबर है, इसमें पहले का कॉलम दूसरे का रो, इसलिए डिफाइन है। आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 3, फर्स्ट और 4 को मिलाकर, अभी बताया मैंने आपको बिल्कुल। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देखें आप। इसमें क्या होता है, ऐसे रो फिक्स हो जाती है और वो इस तरीके से कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। सबसे पहले इस रो के दोनों एलिमेंट इस कॉलम के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, फिर इसी रो के एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे इस मैट्रिक्स के, फिर ये पहली रो ही तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। मतलब ये फिक्स हो जाती है, और ये पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, और अगर और ज़्यादा कॉलम होंगे तो सबसे मल्टीप्लाई होने के बाद तब इसका काम ख़त्म होता है। उसके बाद फिर नीचे किस में चलते हैं अपन, सेकंड रो में। फिर वो सेकंड रो पहले कॉलम से होती है, फिर दूसरे से होती है, फिर तीसरे से होती है, और अगर यहाँ एक और रो होती तो फिर तीसरी रो पहले से होती है, दूसरे से होती है, तीसरे से होती है, इस तरीके से जाती है। ठीक है,
अब इसका लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक समझ रहे हैं कि लॉजिक है क्या इसके पीछे। वो ये है कि मान लीजिए मल्टीप्लाई करके आएगा तो आंसर ही ना, यहाँ पे कहीं कुछ आंसर आएगा ना इनका एलिमेंट, और वो इस मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट कहलाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा पहली रो पहले कॉलम का। ठीक, मान लेते हैं ये ए बी है और ये सी है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, C11, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो ये C11 कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम से, वो यहाँ बैठेगा। अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो पहली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर आता है। तीसरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर आता है 1 3। अच्छा, आगे ख़त्म हो गया, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3। ठीक है, इस वजह से ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। अब लिखा कैसे जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कैसे आता है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो फिक्स है, कॉलम से होगा 2 × 3 और बीच में आता है प्लस, फिर 1 × 9, इस तरह से ये काम पूरा हो गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से ये हो गया 1 1। अब कॉलम ख़त्म, अगले पे जा रहे हैं, तो अगले वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 1 × 2, फिर इसका भी काम ख़त्म, अगले पर आ जाएंगे 2 × 7, फिर प्लस 1 × 8। फर्स्ट रो पूरा हो चुका, अब फिक्स हो जाएगी सेकंड रो। अब सेकंड रो पहले कॉलम के साथ, तो 3 × 3 प्लस 5 × 9, काम ख़त्म। सेकंड कॉलम पे आ जाएं, 3 × 1 5 × 2, फिर तीसरे पर आ जाएं, 3 × 7 5 × 8, 2 3 = 6 प्लस 9 15, 2 1 = 2 प्लस 2 4, 2 7 = 14 प्लस 8 22, 3 3 = 9 प्लस 45 54, 3 1 = 3 प्लस 10 13 21 प्लस 40 61। यह आ गया आपका आंसर। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर है आपका 2 × 3। और मल्टीप्लाई करने वालों का ऑर्डर क्या था, 2 × 2 2 × 3। इसमें 2 और 2 सेम था, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, और आंसर का ऑर्डर क्या आया, 2 × 3 आ गया। 2 × 3 हो गया क्लियर। बस मल्टीप्लिकेशन में यही है कि रो को फिक्स करके सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करिए और बीच में एडिशन का साइन लगाइए, और उसके बाद आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। थोड़ी बहुत बस ये बात देखनी है आपको कि सबसे पहले ये कॉलम और रो बराबर होना चाहिए, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो आंसर भी 2 × 3 का आ रहा है, ताकि इसमें गलती ना हो कि हम 15 के बाद 4 लिखकर 22 यहाँ ना लिखकर 22 नीचे ना लिख जाएं। हमारे पहले से हमें याद होगा कि 3 कॉलम बनाने हैं, तो इसका मतलब 3 एलिमेंट आएंगे पहली रो में और 3 एलिमेंट आएंगे आपके दूसरी रो में। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से करते हैं। और क्वेश्चंस करेंगे हम, तो ये मैंने आपको समझाया है कि मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं आपके लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, छोटा सा टॉपिक है और खटाखट इसको भी पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट भी है कि आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होती हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ए बी और सी अगर 3 कोई मैट्रिसेस हैं सच दैट दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर द रेस्पेक्टिव ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, कन्फॉर्मेबल फॉर द रेस्पेक्टिव ऑपरेशंस। इनका मतलब ये है कि हमने जहाँ जहाँ भी जो जो ऑपरेशन यहाँ पर लगाया है वो वहाँ पर डिफ़ाइन है, ये हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने लिखा है ना ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी से मल्टीप्लाई डिफ़ाइन है। ए के नंबर ऑफ़ कॉलम, बी के नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल है, डिफ़ाइन है। ठीक है,
जैसे हमने यहाँ बी प्लस सी लिखा है, तो एडिशन में हमने पढ़ा था कब होती हैं ऐड मैट्रिसेस, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो यहाँ पर बी और सी का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा कन्फर्मेबल रेस्पेक्टिव ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखिए पहला इसमें प्रॉपर्टी है कि ए बी और बी ए इन जनरल बराबर नहीं होते। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आया आपका पूरा मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी ना। फिर आपने क्या किया, बी को पहले लिख लिया, ए को बाद में लिखा, उनको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट आया। वो दोनों जनरली बराबर नहीं होते, ठीक है। पर्टिकुलर कोई ऐसा केस हो सकता है कि जिसमें वो बराबर आ जाए, वरना वो जनरली बराबर नहीं होते, ठीक है। और एग्ज़ाम में ये ऐसे पूछ लेता है कि वो ए और बी दो मैट्रिक्स दे देगा आपको और कहेगा कि प्रूफ करिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो उसमें आपने पूरा उनको मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को लिखकर पहले मल्टीप्लाई करना है, आधा पेज जाएगा उसमें, उसका रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद आप बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा फिर आप दोनों को देखकर बताएंगे कि LHS हमारा ए बी था और RHS हमने बी ए निकाला है, एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ठीक है। सेकेंड, ए अगर एक मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स हैं बी और सी, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं पहले, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इनको करें, हम क्या कर सकते हैं कि बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए वो सी से कर दें, ये अलाउड है। एसोशिएटिव लॉ छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, एसोशिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव वगैरह, है ना। इसी तरीके से बी और सी ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद वो मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें और ए को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो भी रिज़ल्ट इनके बराबर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये इंपॉर्टेंट है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है ना पिछली क्लास का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बताया था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हो जाते हैं। फिर वो डायगोनल एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या बन जाएं, 1 1 1। सब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, 3×3 की हो तो भी तीनों एलिमेंट 1 हो जाएं, 2×2 की हो तो वो डायगोनल एलिमेंट में दो जो आ रहे हैं वो 1 हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए मल्टीप्लाई हो रहा है आई से, या आई मल्टीप्लाई हो रहा हो ए से, कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स आ जाता है जिससे कि वो आई मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये आपका आई जो है यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है। ये रिज़ल्ट काफ़ी यूज़ होगा आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो जहाँ पर भी मिलेगा ना हमें कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होती हुई, तो हम उसी मैट्रिक्स को लिख देंगे फ़ौरन वहाँ पर कि ए आई हट जाएगा, ए आ जाएगा, या बी आई हो तो बी आ जाएगा। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है हम पहले उसको उससे मल्टीप्लाई करें उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस स्केलर को बाहर निकाल दें और पहले उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो रिज़ल्ट आएगा फिर उस स्केलर को उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कि यहाँ पर एक स्केलर है, ठीक है। नोट बना लीजिए, आगे की बात करते हैं। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है अगर, तो x और y की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है, इधर हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई आपको याद है मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करें कि जहन में रख लें, सोच लें। वैसे तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप फटाफट करेंगे इस तरह से, 2/2 का है ये 2/1 का है, तो साइड में फट से आप सोच लेंगे 2/2 है और 2/1 है, 2 और 2 सेम हो गया, तो आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, 2/1 का। इसका मतलब इस तरह की मैट्रिक्स आएगी 2/1 की, तो 10/2 सामने लिखी हुई है, यहाँ पर भी इसी तरीके की आएगी। दो एलिमेंट आ जाएंगे, एक 10 के बराबर हो जाएगा और एक 2 के बराबर हो जाएगा, सही है। और करते किस तरह से हैं, इसको फिक्स कर देंगे और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम से। और कैसे होगा कि 3 × x 3x, फिर प्लस -4 × y, तो -4y आ गया, काम ख़त्म हो गया इसका। आगे बढ़ता अगर तो आगे जाते, आगे कॉलम ही नहीं है, तो बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिल चुका है। अब आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा, तो 9 × x 9x, और फिर प्लस 2 × y +2y,
ये इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया और ये बराबर है 10 2। चलिए अब हमने इक्वालिटी पढ़ा हुआ है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, फट से रख देंगे इनको बराबर। तो यहाँ से 3x - 4y 10 के बराबर हो जाएगा और 9x + 2y 2 के बराबर हो जाएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से कर लें या सब्स्टिट्यूशन से कर लें। एलिमिनेशन से कर देते हैं हम। क्या करेंगे कि अगर इसको सेम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसको सेम करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दे रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इक्वेशन 2 को, एंड देन ऐड विद इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के साथ ऐड कर दिया 3x - 4y बराबर 10, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बन गया 2 9 18x प्लस 2 2 4y बराबर 2 2 4। और ऐड क्यों कर रहे हैं, ये सब आप 10th क्लास में अच्छे से जानते हैं, सभी जानते होंगे कि क्योंकि यहाँ पर साइन ऑपोजिट है, ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर ये साइन सेम होता तो फिर हम क्या करते, माइनस करते, ताकि एक साइन चेंज हो जाता और फिर वो कट जाते। 18 और 3 21, ये कैंसिल आउट हो गया। 10 और 4 14, x की वैल्यू आ गई 14/21, देयरफॉर 2/3। और इस x की वैल्यू 2/3 को आप किस में पुट कर दें, या तो 1 में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, कहीं से भी आंसर निकाल लें, उसका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से कर लीजिएगा। नीचे आ जाते हैं। a दिया हुआ है, फाइंड करना है a² - 5a + 7i। तो सबसे पहले तो आपको a² निकालना है, तो a² निकाल लीजिए आप सॉल्यूशन में। a² का मतलब क्या है, a × a। तो a है हमारे पास 3 1 - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 1 - 2 से। कैसे मल्टीप्लाई होगा, वही तरीका अभी तो मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। अच्छी प्रैक्टिस में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताकि आप भूल ना जाएं, इसलिए बताया जा रहा है कि ये फिक्स है और ये ऐसे सबसे मल्टीप्लाई होगी दोनों कॉलम से, ठीक है, रोज़ एक एक करके। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, 3 3 9, फिर आएगा प्लस 1 - 1 आगे बढ़ जाएं। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 3 प्लस 1 × 2, तो 2 आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 3 -3, फिर प्लस 2 × -1 -2, फिर -1 × 1 -1, फिर प्लस 2 2 4। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ गया, 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 - 2 -5, 4 - 1 3। a² हमारे पास आ चुका है और मांगा क्या है, a² - 5a + 7i। यहाँ पे निकाल देते हैं इसको। नाउ a² - 5a + 7i, तो a² का रिज़ल्ट है 8 5 -5 3, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, 3 1 - 1 2 और प्लस 7। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अगर 2 ऑर्डर की है तो 1 0 0 1, 3 ऑर्डर की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अच्छा, पता कैसे चलेगा मुझे कि 2 ऑर्डर की है 3 ऑर्डर की है, तो क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती हैं तभी ऐड होता है। तो क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर की हैं तो इसलिए ये वाली भी 2/2 ऑर्डर की होगी, और वो क्वेश्चन में लिख कर भी दे देगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 8 5 -5 3 -5 3 15, 5 1 5, -5 10, 7 0 0 7। एक बार में आंसर निकाल देते हैं।
तो 8 और 7 15, 15 माइनस 15 0, 5 प्लस 0 5, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5, तो माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 7 10 माइनस 10 0, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम। उसमें मल्टीप्लाई किया, बराबर में इक्वलिटी करके आंसर आ गया। इसमें ए का पहले ए स्क्वायर निकाला क्योंकि वो निकालना ज़रूरी है, उसके बाद फिर इसको हम निकालेंगे खटखट करके। अगर ए क्यूब होता तो पहले ए स्क्वायर निकालते, फिर यहीं के यहीं ए स्क्वायर को ए से और मल्टीप्लाई कर कर ए क्यूब निकालते, फिर वो ए क्यूब हम उसमें रखते जो भी उसने रिजल्ट मांगा हुआ है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं हम, और नेक्स्ट 4th लेक्चर में हम मिलेंगे। जितना हो गया उसको अच्छे से कर लें आप, और प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस करें। अपनी NCERT बुक आपके पास होगी या जो भी बुक आपके पास है उससे क्वेश्चंस लगाएं, और कल हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। बाकी जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।